गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम मैग्नेटोस्टैट में एम्पियर्स लॉ पढ़ रहे थे और उसकी दो एप्लीकेशन कर चुके हैं। एक एप्लीकेशन आपके पास एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना और एक सिलेंड्रिकल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चल रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये है आपके पास एक सोलेनोइड की वजह से और एक टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना यूजिंग एम्पियर्स लॉ। उससे पहले एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ये पहले डिस्कस नहीं हुआ था शायद। देखिए, जब हमने रिंग वाला क्वेश्चन किया था, रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। ये आपके पास रिंग थी जिसकी रेडियस थी a, और यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। इसमें करंट जा रहा था किसी भी डायरेक्शन में उसके अकॉर्डिंग। एक डीएल लेंथ यहाँ ली थी इस तरीके से, वो ये रिवाइज नहीं करा था, बस इसका जो रिजल्ट आया था वो बता रहा हूँ। इसका रिजल्ट जो आया था वो आया था हमारे पास म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2, और यहाँ पे आया था आपके पास पाई इंटू में ए स्केयर। ठीक है, पाई इंटू में ए स्केयर। ऑलराइट, ये हमारे पास रिंग का रिजल्ट आया था। इसमें फिर हमने ये बोला था कि जो यहाँ पे शायद 2 और था, ओके 2 और था। फिर इसमें हमने ये बोला था कि जो पाई इंटू ए स्केयर है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या है? पाई इंटू ए, पाई ए स्केयर, पाई ए स्केयर तो एरिया है, और इंटू में करंट, करंट इंटू एरिया को मैंने बोला था उधर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसी चीज़ पे डिस्कस करना है हमको कि ये मैग्नेटिक मोमेंट है क्या। मैग्नेटिक मोमेंट देखिए, जैसे डाइपोल मोमेंट होता था ना, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दो पोल बनाते थे। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो पोल बनाते थे और उनका डाइपोल मोमेंट होता था चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यही होता था। तो मतलब वहाँ पर दो पोल होने जरूरी थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इन द सेम वे ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है करंट इनटू एरिया, यहाँ पर भी दो पोल होने जरूरी है मैग्नेट के। और मैग्नेट के दो पोल, एज यू ऑल नो, मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो यहाँ पर जब आप एक वायर वाले लूप का, एक ही लूप दे रखा है और इसी लूप के अंदर आप बात कर रहे हैं इसके मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट तभी आएगा जब वहाँ पर दो पोल होंगे। ठीक है, दो पोल, मैग्नेट के दो पोल होंगे। मैग्नेट के दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। अगर ये मैग्नेट होती तो साफ पता चलता है कि एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, पर एक ही आपके पास ये क्या है, एक ही लूप है, इसके अंदर कैसे पता चले कि आपको कौन सा नॉर्थ बनेगा कौन सा साउथ बनेगा। तो और एक ही लूप के अंदर कैसे नॉर्थ और साउथ बन सकते हैं, तो ये देख रहे हैं। देखो, यहाँ से हमने जब इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी तो ये हमारे पास इस तरफ आ रही थी आउटवर्ड। इस तरीके से एलिमेंट आए थे डीवी, इनका कोस कंपोनेंट इधर कैंसिल हो गए थे, साइन कंपोनेंट ही बचे थे बस हमारे पास। तो सारा मैग्नेटिक फील्ड इस साइड आ रहा था, अगर आपको पिछला याद है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है। अगर आप इस वाले का एक बार याद करें, 10th क्लास में भी आपने किया है कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में एंटर करती है, और अंदर उल्टी होती है साउथ से नॉर्थ। तो यहाँ से आपको ये याद रखना होता था कि नॉर्थ से फील्ड लाइंस एकदम बाहर निकलती है, साउथ में अंदर जाती है, और फिर मैग्नेट की अगर अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ होती है। तो याद रखना, नॉर्थ से बाहर निकलती है। तो यहाँ से फील्ड लाइंस उस साइड जा रही है, बाहर जा रही है, तो ये डेफिनेटली नॉर्थ पोल होगा। तो इस साइड आपके पास नॉर्थ पोल होगा। तो देखना, नॉर्थ को, नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो ये नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ को ऐसे याद रख सकते हैं आप, एन लिख के, एन पे ऐसे एरो लगा दो, तो इस टाइप का करंट होगा इस एरो के अकॉर्डिंग, तो आपके पास नॉर्थ पोल बनता है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपके पास इससे उल्टा, मतलब क्लॉकवाइज करंट होगा तो साउथ पोल बनता है। क्लॉकवाइज को आप एस से शो कर सकते हैं इस तरीके से, ये आपके पास साउथ पोल बनेगा। तो यहाँ पर एक ही नॉर्थ पोल तो दिख गया भाई, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, ठीक है, ये एन की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल हो गया ये वाला हिस्सा। फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर गई, पर आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वे हरदम क्लोज लूप बनाती है। क्लोज लूप बनाएंगी तो ये घूमकर वापस जरूर आएगी। तो जो फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर गई ना, ये एक्चुअली में घूमकर यहाँ से वापस जरूर आती है। ठीक है, ये आगे जाके ऐसा घूम के और फिर यहाँ से वापस आएगी, मतलब कि इस लूप का जो पिछले वाला हिस्सा होगा उसमें एंटर करेगी। अगर एंटर करेगी तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं कि आपके पास एक लूप ऐसा है, अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये मेरी साइड से दिख रहा है क्लॉकवाइज,
पर अगर मैं ऐसा ही बनाते बनाते इस साइड से देखूँ तो ये मेरे लिए है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ही लूप को अगर इस साइड से देखा जाए तो क्लॉकवाइज करंट है, तो दूसरी साइड से देखा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो क्लॉकवाइज के लिए आप बोल देंगे कि साउथ पोल है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए बोल देंगे नॉर्थ पोल है। तो एक ही लूप में नॉर्थ और साउथ पोल बन रहे होते हैं और नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, साउथ में एंटर करती है। ये सोलेनोइड में भी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। ये चीज़ मेरे को बतानी थी। एक बार ये रिजल्ट चेक कर लेना, इसमें 2 आता है या नहीं, एक बार देख लेना, ठीक है। ऑलराइट, तो हम थर्ड एप्लीकेशन एम्पियर्स लॉ की यूज़ करने जा रहे हैं। आपके पास एक सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या होता है आपके पास, देखिए एक मेटल की होलो रोड होती है, जैसे ये होगी आपके पास, ये मेटल की नहीं है, मान लो कि ये लोहे की बनी होती, तो मेटल की होलो बीच से खाली है, लोहे का एक पाइप ले लिया ऐसा एक, ठीक है, और उसके ऊपर इंसुलेटेड वायर्स को वुंड कर रखा है, लपेट रखा है। तो एक मेटल की होलो पाइप है, उसके ऊपर आपने कॉपर लगा लो, मतलब कॉपर के इंसुलेटेड वायर एक लपेट रखे हैं ऐसे बहुत सारे, मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, ठीक है। तो कॉपर के वायर्स एक मेटल की रोड के ऊपर, होलो रोड के ऊपर वुंड कर दे तो ये एक सोलेनोइड बनता है। सोलेनोइड के आगे जाके यूजेस भी आएंगे आपके पास नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स में, कि एक मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह बनाया जा सकता है, ठीक है, वो आगे जाके यूज आएंगे। तो सोलेनोइड समझ में आया क्या है। तो इस सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एक बार डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके का होगा। अच्छा, एक चीज़ और, एक आइडियल सोलेनोइड किसको बोलते हैं। एक आइडियल सोलेनोइड बिल्कुल पतला सा होता है, मतलब कि उसकी लेंथ तो ज़्यादा होती है, ये जो लेंथ है, लेंथ तो ज़्यादा होती है, और ये डायमीटर जो है वो बहुत छोटा सा होता है। तो एक आइडियल सोलेनोइड किसको बोलते हैं, जिसकी लेंथ बड़ी है इन कंपैरिजन टू इट्स डायमीटर, डायमीटर के कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, उसको बोलते हैं आइडियल सोलेनोइड। और ये देखेंगे आइडियल सोलेनोइड में आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। तो पहले सोलेनोइड को ही देख लेते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, फिर आइडियल की बात करेंगे। तो सोलेनोइड आपके पास इस तरीके का एक मेटल का कोई भी पाइप या रोड बोल सकते हैं, तो मेटल की रोड है, ऑलराइट, इसके ऊपर ऐसा वायर्स, आपने इंसुलेटेड वायर्स को लपेट रखा है। पीछे वाला हिस्सा दिखा नहीं सकते, दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसा डॉटेड दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, इस तरीके से वायर को लपेट रखा है, ठीक है। तो सारा नहीं दिखाना, बस इतना, वायर्स को लपेट रखा है। तो वायर्स में करंट भी आया होगा, जैसे एक वायर में करंट देंगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो इस तरीके से कनेक्ट है, ऑलराइट। तो जब भी यहाँ से कनेक्ट किया तो यहाँ से करंट चला, तो लूप में इधर से जाके ऐसे आया, ऐसे आया, सब में एक ही तरह करंट होगा। यहाँ से करंट ऐसे घूमा, फिर अगले में गया, फिर अगले में गया, फिर अगले में गया, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन सब में एक जैसी होगी, ठीक है। पर इसमें भी जब आप इस लूप को इस साइड से देखेंगे तो एक तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरी साइड से जाके देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। तो जैसे मान लो मैं इस लूप में देख रहा हूँ, यहाँ से मैंने देखा इस लूप में ऐसा करंट घूम रहा है तो क्लॉकवाइज है, उस साइड से देखूंगा तो ऐसा ही घूमता हुआ इसी में दिखेगा, पर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जब इसमें करंट घूम रहा है तो एक साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो दूसरी साइड से देखने से वो क्लॉकवाइज बनता है। तो एक पोल नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल बनेगा। भाई आप खुद ही देखिए ये है क्या है एक्चुअली में, ये एक सर्कुलर लूप ही तो है जो अभी पढ़ा था हमने, है ना। तो सर्कुलर लूप में आपको पता है कि एक पोल आपके पास नॉर्थ पोल बनता है तो एक पोल आपके पास साउथ पोल बनता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाना आता है, को नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ में जाती है, वो करने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि एक लूप में कुछ करंट जा रहा है तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को करते हैं, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को करते हैं, थंब मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो यहाँ पर ऐसा करंट है, इस तरीके से जा रहा है, ऐसा करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स करी, भाई ये है सोलेनोइड, इस पे ऐसे वायर लपेट रखे, करंट मैं बता रहा हूँ ऐसा है। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर करी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। फिर दूसरा लूप आ गया होगा, उसमें करंट की डायरेक्शन में फिंगर करी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। हर एक लूप में करंट की डायरेक्शन में फिंगर करो, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस साइड जा रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हर लूप की वजह से इस साइड जा रहा है, हर लूप की वजह से इस साइड जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर चला गया तो डेफिनेटली उधर जा रहा है, तो आपके पास चलिए
नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर जाती है, तो ये नॉर्थ पोल रहा होगा, ये आपके पास साउथ पोल रहा होगा, ये नॉर्थ रहा होगा। चलो वो दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको बाद में बात करेंगे। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है तो इनको वापस आना पड़ेगा, ये यहाँ से घूम के वापस आती है। उसको समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, एक लूप मैं बना लेता हूँ, जैसे ये आपके पास एक लूप जैसे ऐसे बना लिया, ठीक है। इसमें सपोज करो करंट इस तरीके से जा रहा है, ऑलराइट। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ से इस तरीके से आ रही है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स करी, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से इस तरफ होगा, ये हो गया। अगर मैं इसके इस वाले पोर्शन की बात करूँ तो हल्का सा छोटा सा हिस्सा लेता हूँ, करंट इस तरफ जा रहा है, तो अगर इस वाले पोर्शन की बात करूँ, करंट यहाँ ये लूप ऐसा है इस तरीके से, बोर्ड के अंदर और बाहर ये ऐसा रखा हुआ है, तो करंट यहाँ से तो ऐसा हो गया, यहाँ से करंट ऐसा बाहर की तरफ बोर्ड से बाहर निकल रहा है, ये बोर्ड से बाहर निकल रहा है, ये जहाँ के यहाँ जाके बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ये बोर्ड से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर छोटा सा पोर्शन देखूँ तो किसी सर्कल का बिल्कुल छोटा सा पोर्शन, एक सर्कल का छोटा सा पोर्शन आपका एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है। भाई एक जैसे अर्थ का हम अपना छोटा सा हिस्सा देखते हैं तो वो हमको बिल्कुल फ्लैट लगता है ना, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, उसका छोटा सा हिस्सा स्ट्रेट दिखता है हमको। तो इन द सेम वे पूरे सर्कल में अगर बिल्कुल छोटा सा हिस्सा दिखे तो एक स्ट्रेट वायर होता है। स्ट्रेट वायर की वजह से करंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन में थंब को कर लेते हैं, फिंगर्स को कर्ल करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड देता है। करंट की डायरेक्शन में थंब किया राइट हैंड का, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड दे रही है। तो यहाँ पर जब आप करंट जैसा अब यहाँ पे बाहर आ रहा है, ये बताया था करंट बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, करंट की डायरेक्शन में फिंगर करी, ये कर्ल करी, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो यहाँ पर आपके पास जैसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ पे इसका उल्टा, करंट अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे जब मैं बना रहा हूँ तो यहाँ से देखिए फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, तो बाहर आने में मतलब कि सॉरी करंट जो है आपके पास, करंट दिखा रखा था ना, ये करंट आपके पास ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर गया अंदर घुमा, बाहर गया अंदर घुमा, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब आपके पास करंट बाहर जा रहा है तो उसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में थंब किया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कर्ल कर रहा है, मतलब कि एक इसकी वजह से बनाऊँ तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कर्ल कर रहा है, ठीक है। छोटा सा बना लेते, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कर्ल कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कर्ल कर रहा है, ओके। ऐसा ही नीचे वाले का अगर मैं बनाऊँ तो कर्ल तो कर रहा है, पर इसमें मैग्नेटिक करंट जो था यहाँ से बाहर निकला इधर अंदर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर करी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी है, यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल जब मैं सब के लिए बनाऊंगा, जब नेक्स्ट वाली रिंग बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे इससे जस्ट आगे नेक्स्ट वाली रिंग बनाई, इसमें भी करंट वैसा ही है आपके पास, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बीच में तो वैसा ही है। यहाँ पर जब लूप बनाऊंगा तो इनमें भी वैसी ही डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे जब लूप बनाऊंगा तो इसमें भी वैसी ही डायरेक्शन आएगी जैसी नीचे वाली में आई थी, ठीक है। ऐसे करते करते इन सब में अगर मैं बनाऊंगा तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे बनता है वो सब का रिजल्टेंट बनता है। तो जब ये सब इनका जब देखो नेट तो घूम के यहाँ पे बाहर वाले पॉइंट पे फर्स्ट वाली कोयल की वजह से इस साइड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सेकंड वाले की वजह से भी इस साइड बन रहा है, तो इनका रिजल्टेंट अल्टीमेटली इस साइड ही आएगा। इसी तरीके से इनका भी रिजल्टेंट अल्टीमेटली इसी साइड आएगा। जब बहुत सारी रिंग को जोड़ देंगे तो इन सब का मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली, ऊपर का दिखाया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली इस साइड आने वाला है, इनका मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली इस साइड आना है, इनका इस साइड, इनका इस साइड, मतलब डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा आपके पास, जैसे कि आपके पास नॉर्थ और साउथ में होता था, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, और आपके पास अंदर साउथ से नॉर्थ होती थी, कुछ इसी तरीके का रहेगा। तो यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे गई, अब इनको क्लोज लूप बनाना तो ये घूम के वापस जरूर आएंगे, ठीक है। ऐसे ठीक सा बना लेना, इनको घूम के वापस जरूर आएंगी। ऐसे ये इधर से गई तो ये घूम कर वापस जरूर आएंगी, फिर ये घूमकर वापस आएंगी, ये घूमकर वापस आएंगी, इस तरीके से इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। समझ में आया? मैंने दो लूप अलग बना के दिखा दिए और इनका मैग्नेटिक फील्ड आपको शो कर दिया किस तरीके का रहेगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से एक डाइपोल, एक सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड अरेंज होता है। ये बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड है जैसा कि आपके पास एक बार मैग्नेट का होता था, ठीक है। जैसा एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल सेम तरीके से एक सोलेनोइड का है। तो एक सोलेनोइड एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। ऑलराइट, लेट्स फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब बात कर लेते हैं एक आइडियल सोलेनोइड की।
ये मैग्नेटिक फील्ड एक बार बना दिया आपको समझाने के लिए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडियल सोलेनोइड को डिस्कस कर लेता हूँ कि आइडियल सोलेनोइड में क्या होता है। जो आपके पास आइडियल सोलेनोइड होता है, आइडियल सोलेनोइड आपके पास अभी अभी बताया था कि इसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा होती है और डायमीटर बहुत कम होता है। ऐसा आइडियल सोलेनोइड की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है इसके डायमीटर से, ठीक है। अगर लेंथ बहुत ज़्यादा होती है डायमीटर से तो देखना ये वायर्स जो है आपके पास, ये इस तरीके से इस पर जो वोल्ड कर रखे हैं, इस तरीके से सपोज करो इनमें करंट जा रहा है, ठीक है। जो इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को फिर से अगर हम चेक करते हैं तो मैं एक बार अलग से दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है, फिर मैं इसमें भी दिखा दूंगा। तो जब मैं अलग से दिखा रहा हूँ तो देखिए ये वाला हिस्सा कौन सा था, करंट ऐसा लूप ऐसा बना रखा है आपने, वायर को ऐसे लपेट रखा है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये बाहर आके अंदर घूम रहा है, बाहर आके अंदर घूम रहा है। ये वाला कौन सा है, जो अंदर जा रहा है, अभी बताया था, है ना। तो इसको ऐसे भी शो कर देते हैं जनरली, ये बाहर निकल रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये अंदर जा रहा है, ठीक है। तो इस सोलेनोइड में भी थोड़ा सा ऐसा करके बुक में ऐसा दिखा रखा होगा, थोड़ा सा ऐसा बना के यहाँ पे ये आपके पास बाहर आ रहे हैं, बाहर डॉट दिखाता है कि बाहर आ रहा है, और यहाँ पे क्रॉस बना रखे होंगे कि वायर अंदर जा रहा है, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। मतलब डॉट दिखा दिया था मतलब वायर बाहर निकला, क्रॉस बना दिया तो वायर अंदर गया, बाहर निकला अंदर गया, बाहर गया अंदर निकला, ये दिखा रखा है, ठीक है। अब देखते हैं इस पे बात देखते हैं। ये वाला वायर बाहर आ रहा था तो एक तरीके से स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट आपके पास सपोज करो ऐसा है, ये भी एक स्ट्रेट ही वायर है क्योंकि छोटा सा हिस्सा किसी वायर का स्ट्रेट होता है। एक में करंट बाहर जा रहा है तो एक में करंट अंदर जा रहा है, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं ऐसा शो कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने बोर्ड के प्लेन में बना दिया पर डायरेक्शन तो अपोजिट है। और पैरेलल वायर देखिए, ये अब वायर आपका बाहर की तरफ निकल रहा है, ये वायर अंदर की तरफ जा रहा है, तो पैरेलल वायर बने ना दोनों, ये पैरेलल वायर बना दिए। एक में करंट बाहर की तरफ आ रहा है और फिर घूम के एक में अंदर की तरफ जा रहा है, तो एक में बाहर की तरफ एक में अंदर की तरफ, इस तरीके से पैरेलल वायर है। अगर मैं इनके मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं किसी भी एक साइड, यहाँ पर या यहाँ पर, चेक करते हैं। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कैसे निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन में थंब किया और इस साइड पूरा अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इस साइड बाहर की तरफ। तो इस वायर 1 की वजह से तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर की तरफ रहेगा, मतलब कि इनसाइड लिख लेता हूँ, इनसाइड अंदर की तरफ, ठीक है। इसी पॉइंट पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो यहाँ पे थंब किया नीचे की तरफ, इसमें करंट नीचे है, थंब इधर अंदर है, इधर बाहर है, बाहर है मतलब इसकी वजह से कैसा है, आउटसाइड। तो जब आपसे नेट फील्ड इस पॉइंट पे पूछा जाएगा तो घटेगा ना भैया, आपके पास एक फील्ड, आप एक की वजह से फील्ड बाहर की तरफ है, एक की वजह से अंदर की तरफ है। मैं इस साइड आउटसाइड या इस साइड की बात कर रहा हूँ, दो पैरेलल वायर हो गए, उनकी किसी एक साइड बात कर रहा हूँ, आउटसाइड पॉइंट है ये आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बन रहा है, एक की वजह से इनवर्ड बन रहा है। तो जब नेट फील्ड पूछूंगा तो एक फील्ड, एक वेक्टर बाहर की तरफ, एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड घट के आएगा। तो नेट फील्ड जो आएगा आपके पास वो कम आएगा, ठीक है। अब आपको ये कम कितना होगा, जितना इनसाइड वाला देखो ये वायर इससे इस पॉइंट से ज़्यादा दूर है तो इसका इफेक्ट डेफिनेटली कम होगा। तो इनसाइड वाला कम है, आउटसाइड वाला ज़्यादा है क्योंकि ये इसके पास है, इसकी वजह से था ना आउटसाइड उस साइड, तो इसका असर ज़्यादा होगा क्योंकि इसके ज़्यादा पास पॉइंट है, इसलिए आउटसाइड ज़्यादा इनसाइड कम है, तो इनका डिफरेंस जितना बढ़ेगा आंसर उतना आना था। पर अगर ये वायर बहुत क्लोज हो जाए, इसका डायमीटर कम होते ही वायर क्लोज आ गए, वायर क्लोज आ गए तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस वायर से लगभग बराबर हो जाएगा। अगर वायर आपके पास ज़्यादा क्लोज आ गए, ये जो डिस्टेंस है ये लेस कर दिया आपने, तो आपके पास इधर जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बन रहा था और जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से बन रहा था, दोनों बराबर हो जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 0 हो जाएगा। सेम कहानी इस साइड के लिए। तो आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी दिख रहा है कि इस ऊपर वाले पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड मैं और बढ़ाता जाऊँ तो यहाँ पे देखिए ऐसा और बढ़ाऊंगा, ये इधर और बढ़ाऊंगा, इधर बीच में जाके स्ट्रेट हो गया, और बढ़ाता तो इधर इधर इधर, उसकी वजह से ऊपर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया इधर, और नीचे वाले की वजह से तो मैं बना ही रहा हूँ इस साइड है, तो नीचे वाले का इस साइड है, ऊपर वाले का इस साइड है। तो अगर वायर ये बहुत पास होते तो इनका असर लगभग इसको कैंसल आउट ही कर देता। एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक इधर है, तो B 0 हो जाता अगर आपके पास डायमीटर बहुत छोटा है, वायर क्लोज है। तो बात समझ में आई। तो मैग्नेटिक फील्ड
एक आइडियल सोलेनोइड जो कि बहुत पतला सा होता है, उसके दोनों पार्ट इतने क्लोज आते हैं कि दूसरी साइड का मैग्नेटिक फील्ड, एक तरफ का वायर दूसरी साइड तरफ के वायर के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देता है, क्योंकि वायर बहुत पास आ गए हैं तो डिस्टेंस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरीके से एक आइडियल सोलेनोइड जिसकी लेंथ ज़्यादा है डायमीटर से, उसके आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 रहता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके पास। तो एक आइडियल सोलेनोइड के लिए ही हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, तो उतार लो इसको। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनाना आ गया आपको। तो यही सोलेनोइड है। मैं मैग्नेटिक फील्ड अब दोबारा बना के नहीं दिखा रहा हूँ, आप बस एक बार बना लेना। अब मैं दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, बस अंदर वाला दिखाऊंगा। तो ये आपके पास सोलेनोइड है, आइडियल सोलेनोइड है। ठीक है, इसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसा बना दिया था कि अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, बाहर का नहीं दिखा रहा क्योंकि इसमें वायर ऐसे लपेट रखे थे, इस पर ये हो गया। ठीक है, वायर में करंट ऐसा जा रहा था, मैं अब इतना ही शो कर रहा हूँ। ये एक आइडियल सोलेनोइड है। लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n ले लेता हूँ। लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ के अंदर मान लिया कि n नंबर ऑफ टर्न्स आ रही है, इसकी यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ ले लेता हूँ मैं कि लेट सोलेनोइड की टोटल लेंथ आपके पास L के बराबर है। ठीक है, कुछ तो लेंथ का होगा ना सोलेनोइड आपके पास, वो L के बराबर मान लिया। तो जो इसकी यूनिट लेंथ है उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स आती है। तो n जो है आपके पास, इसकी छोटी सी लेंथ लो, यूनिट लेंथ जितनी भी बढ़ेगी उसमें आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स आती है, n। तो ये हेल्पफुल होएगी, आगे देखते हैं। अच्छा, अब आपको क्या यूज़ करना है? एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ यूज़ करेंगे तो आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं किस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पर क्योंकि ये एक आइडियल सोलेनोइड है तो बाहर वाले पॉइंट पे डेफिनेटली 0 है, पहले से ही पता है। फिर भी आपको एम्पियर्स लॉ यूज़ करना है। तो एम्पियर्स लॉ बोलता है कि आपके पास लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट थ्रेडिंग इट। ठीक है, लेट आई इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। भाई जो आपके पास स्टार्टिंग में जो करंट आया है, लेट आई करंट फ्लो कर रहा है, तो आई सब में जा रहा होगा आपके पास। भाई जब आपने यहाँ पे बैटरी लगाई थी तो बैटरी से ही आई करंट चला होगा। ठीक है, उस साइड जब बैटरी कनेक्ट थी तो जो बैटरी से ही आई करंट गया होगा और ऐसा घूम रहा होगा आपके पास, आई सब में ही तो आई करंट जाएगा। एक ही तो वायर है, एक वायर में आई करंट गया, वायर को कैसा ही मोड़ दे लो करंट तो उतना ही रहेगा ना, करंट तब चेंज नहीं होएगा आपके पास। तो हर एक लूप में आई करंट जा रहा होगा आपके पास। क्लियर है? ठीक है, अब आपको क्या चाहिए था? अगर आपको एम्पियर्स लॉ लगाना है तो आपको एक क्लोज लूप चाहिए। क्या यहीं पे कहीं पे क्लोज लूप दिख रहे हैं? बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्लोज लूप नहीं दिख रहा, अंदर निकालना है तो क्लोज लूप नहीं दिख रहा, तो आपको क्लोज लूप लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं एम्पीरियल लूप। तो एम्पीरियल लूप कंसीडर करने के आपको कुछ मेथड बताए थे। एम्पीरियल लूप ऐसा कंसीडर करना होता है जिसपे या तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट आए वही बेटर है, क्योंकि उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास एम्पीरियल लूप ऐसा लेना होता था जिस पर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो टेंजेंट की डायरेक्शन में बढ़े या नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट एम्पीरियल लूप है वो एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर हो सकता है आपके पास। ठीक है, आप सर्कल नहीं ले सकते। जैसे मान लो आप सर्कल ले लेंगे, एक बार दिखा देता हूँ। मान लो आप पहले सर्कुलर लूप लिया हमने, अब मान लो ऐसा सर्कल ले दिए थे आप, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पर DL इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है और DL एलिमेंट इस तरफ बनेगा, तो इनके बीच में कोई और ही एंगल बन रहा है। तो ये ना तो टेंजेंट है ना नॉर्मल है। नॉर्मल लाइन वो होती है जो सेंटर से पास हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और ही एंगल बढ़ेगा, फिर आपको B.DL सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो सर्कल तो आप ले नहीं सकते, ऑलराइट, सर्कल नहीं ले सकते। तो आप सर्कल की जगह जो हमारी बेस्ट चॉइस है, आप सिलेंडर भी नहीं ले सकते, उसमें भी सर्कुलर पार्ट ही आएगा। तो सर्कुलर पार्ट तो आप ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेस्ट चॉइस होती है वो एक स्क्वायर होती है, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप लेना चाहिए। तो मान लिया हमने एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इस तरीके से एक स्क्वायर ले लिया, एक जैसा बना लेना। स्क्वायर का नाम है PQRS।
क्योंकि लूप का आपको ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन दिखानी होती थी, ये हमने क्या मानना है, एक एम्पीरियल लूप मानना है। ये क्या है, एम्पीरियल लूप, क्योंकि लूप की ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन दिखानी होती थी, तो ट्रैवर्स किसी डायरेक्शन में कर लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सपोज करो मैं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज लूप को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। अगर लूप को जिस भी डायरेक्शन में ट्रैवर्स करा होता है, डीएल की डायरेक्शन उसी तरफ लेनी होती है। तो अगर मैं डीएल यहाँ पूछूँ तो आपसे डीएल की डायरेक्शन ये है, यहाँ पूछूँ तो डीएल की डायरेक्शन ये है, यहाँ पूछूँ तो डीएल की डायरेक्शन ये है, इस साइड पूछूँ तो डीएल की डायरेक्शन ये है, जिस तरफ से लूप ट्रैवर्स हो रहा है उस तरीके से। क्योंकि अब ये क्लोज लूप है तो इसमें इस क्लोज लूप को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोज लूप पी क्यू आर एस में जो बी डॉट डी एल होगा, मैं इसको, क्योंकि बी अलग अलग जगह पे अलग अलग है, आउटसाइड पॉइंट पे अलग होगा, इनसाइड पॉइंट पे सब जगह सेम होता है, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट पे यहाँ पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि इस वाली लाइन पे चेक करूंगा तो कुछ हिस्सा इसका मैग्नेटिक फील्ड में है, कुछ हिस्सा बाहर है, इसी तरीके से इस साइड आपके पास, ठीक है। क्लियर है ना भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग बनने वाली है, इसलिए मैं इस लूप में डायरेक्ट इसको खोल के बी को बाहर नहीं ले सकता, है ना भाई। अगर आपके पास सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होता और एक ही वैल्यू रखता तो बी को बाहर लेके जस्ट सोल्व कर देते, पर ऐसा नहीं है, बी को बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो सब जगह एक जैसा है मान लिया, पर बाहर अलग है। ये वाली लाइन के लिए आधा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में, आधा हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अलग है तो आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते। तो उस ऐसे टाइम पर जब मैग्नेटिक फील्ड को बाहर नहीं लिया जा सकता, ऐसे टाइम पे हम क्लोज लूप को खोल लेते हैं। ये क्लोज लूप आपका किस किस चीज़ से कंसिस्ट है, ये क्लोज लूप बना है आपके पास इन 4 लाइनों से, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, ये 4 लाइन बना के आपके पास क्लोज लूप बना रही है। तो मैं इस क्लोज लूप को खोल रहा हूँ। क्लोज लूप में पी से क्यू आपने बी डॉट डी एल निकाला है, आपने क्यू से आर बी डॉट डी एल निकाला है, और आपने आर से एस बी डॉट डी एल निकाला है, और आपने एस टू पी बी डॉट डी एल निकाला है। डी एल तो आप सेम भी ले सकते हैं, बी की बात करें तो बी डिफरेंट होगा। पी से क्यू इनसाइड पॉइंट है तो उसको मान लिया B1, क्यू से आर आपके पास कोई कुछ आधा अंदर है कुछ आधा बाहर है तो इसका नाम ले लिया B2, आर से एस मान लिया B3, और ये P2S आपने मान लिया B4, ठीक है। ये आप अलग अलग मान सकते हैं। DL1 DL2 भी मानना चाहे तो 1 2 3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली इंटीग्रेशन को तो लेंथ ही देनी है। जब मैं इस सब की बात कर रहा हूँ तो जब आपको डॉट प्रोडक्ट खोलना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो कोस आता है, तो वो लगा रहा हूँ मैं, P से Q B1 DL कोस, P से Q जाने पे DL और B के बीच का एंगल देखते हैं। P से Q, DL इस डायरेक्शन में है, DL इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर बना चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड सारा बाहर निकल रहा था यहाँ से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है और DL भी उस तरफ है, तो एंगल कितना बढ़ा 0 डिग्री, तो कोस 0 प्लस Q से R की बात करता हूँ तो B2 DL2, और Q से R की बात करें Q से R, तो यहाँ पे DL ये है और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर है, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है आपके पास। तो दूसरे वाले केस में यहाँ पे DL इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, कितने का एंगल 90 डिग्री का एंगल है, तो इस टाइम पे कोस आपके पास 90 डिग्री आ गया। थर्ड वाले केस में करें R से S B3 DL3, और R से S तो बाहर वाला ही पॉइंट हो गया, बाहर वाले पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0 था, तो थर्ड वाले पॉइंट में आपके पास B3 ही 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपके पास B3 ही 0 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाले पॉइंट की बात करें S से P, तो इसका भी वही केस बनने वाला है। S से P की बात करें तो इसमें जो DL है वो नीचे की तरफ है, ये DL हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। वेक्टर को शिफ्ट करो यहाँ पर तो आपके पास इनमें भी 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। तो लास्ट वाला जो केस है वो आपके पास यहाँ पे जो भी एंगल बने जो उसके हमका कोई मतलब नहीं, यहाँ पर B ही 0 हो गया था। लास्ट वाला केस था हमारे पास R कौन सा था, S से P, S से P में आपने किया B4 DL4 कोस 90, कोस 90 हमारे पास 0 होने वाला है। देख लेता हूँ वीडियो चल रही है अभी, ऑलराइट। इनको लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए कोस 0 1 कोस 90 0, ये B ही 0 हो गया था आउटसाइड पॉइंट पे। आइडियल सोलेनोइड में आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, यहाँ पे कोस 90 0, तो ये वाला 0 हो गया। अगले स्टेप पे लिख लेना इनको 0, ये 0 हो गया,
ये भी 0 हो गया, तो बचा सिर्फ आपके पास कौन, P से Q। आपके पास अल्टीमेटली बचा है P से Q, B1 DL1 था ना, B1 DL1 P से Q, और ये आपके पास अब बराबर होगा म्यू नॉट I के बराबर। ठीक है, यही होगा। अब अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है जो हमको निकालना है, तो उसको कांस्टेंट चीज़ को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। अंदर बचा आपके पास P से Q DL1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम। अब देखिए जो करंट है वो कौन सा करंट लेना होता था, वो करंट वो वाला लेना होता था जो लूप इनक्लोज कर रहा है, जो लूप के अंदर लूप को थ्रेड कर रहा है, ना कि पूरा करंट लेना है। तो पूरे वायर में आई करंट जा रहा था, पूरा सोलेनोइड के अंदर आई करंट जा रहा था, पर आपको सिर्फ उस करंट से मतलब है जो कि इस लूप को थ्रेड कर रहे हैं। लूप को थ्रेड कर रहे हैं बस ये वाले पूरा नहीं कर रहा, बस ये वाले कर रहे हैं। अगर सिर्फ ये वाले कर रहे हैं तो आपके पास इसका मतलब क्या है, वहाँ पे करंट कुछ अलग होगा। करंट कुछ अलग होगा तो मेरे को नहीं पता कितना है, मैं उसको मान लेता हूँ आई डैश। लेट आई डैश इज द करंट थ्रेडिंग दिस लूप, सिर्फ आई डैश करंट है। ओके, तो यहाँ पे आई यूज नहीं करेंगे, आई टोटल में करंट था, आई डैश यूज करेंगे। तो यहाँ पे आई डैश लेके चलेंगे। इसको उतार लो एक बार, फिर मैं आगे कर रहा हूँ। एक बार इस स्टेप को मैं अब कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अब मेरे को मेन है आई डैश निकालना। पहले बी बाहर किया, इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन डीएल बताया भी था आपको पहले भी, लेंथ देगा DL1 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 DL1, इस पूरे पी क्यू पर DL1 जोड़ दूँ तो ये तो पूरी लेंथ आ जाएगी पी से क्यू, और पी से क्यू लेंथ सपोज करो स्मॉल एल के बराबर है। ठीक है, स्केयर है ना, तो स्मॉल एल के बराबर है। तो मैं DL को सोल्व करके क्या लिख लूँगा, स्मॉल एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई डैश, म्यू नॉट टाइम आई डैश। अब आपको जब बी निकालना है तो बी का फॉर्मूला आया म्यू नॉट टाइम आई डैश डिवाइडेड बाई एल। अब मेन कंसर्न रह गई आपके पास करंट निकालना। तो करंट निकालना हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, जो स्टार्टिंग में माननी थी। ये क्या बोला था हमने कि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आपके पास यूनिट लेंथ मतलब 1 जो भी लेंथ होगी इसकी, उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, पर यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल लेंथ में कितनी होगी, टोटल लेंथ हमारे पास l है, तो टोटल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स होगी आपके पास n इंटू एल के बराबर, है ना। या टोटल लेंथ में हमको चाहिए ही नहीं। ठीक है, टोटल लेंथ में हमको चाहिए नहीं, हमको कितनी लेंथ में चाहिए, हमको सिर्फ इतनी सी जगह में चाहिए, इस लूप में। इस लूप में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आई है वो चाहिए हमको। इस लूप की लेंथ कितनी है, स्मॉल एल। तो मेरे को यूनिट लेंथ में ऐसा लिख लो, यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो भाई l लेंथ में कितनी आएगी, n इंटू एल के बराबर। अब आपको पता है कि एक लूप में एक टर्न में आपके पास आई करंट फ्लो कर रहा है, हर एक में आई करंट जा रहा है, तो इतनी टर्न्स में कितना करंट फ्लो होगा, तो NL टर्न्स में कितना करंट फ्लो होगा, NL इंटू आई। ये करंट आ गया आपके पास आई डैश की वैल्यू, जो करंट आपका इन टर्न्स में फ्लो कर रहा था। तो आई डैश की वैल्यू आई NL आई के बराबर है, इसमें रख देंगे। तो बी का फॉर्मूला बड़ा म्यू नोट NL आई डिवाइडेड बाई एल से एल कैंसिल आ गया, तो यहाँ से बी का फॉर्मूला बड़ा म्यू नोट NI। ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनोइड की वजह से। ठीक है, ये एक्चुअली में मिड पॉइंट पे होता है, मिड पॉइंट पे होता है। जब आप एक्सपेरिमेंटली बात करो तो ये फाइंड आउट किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपका किसी एक एंड के पास पूछा जाएगा सोलेनोइड का, तो वो इसका हाफ होता है। ठीक है, याद रखेंगे, एक्सपेरिमेंटली हाफ होता है। उसको निकालने का भी तरीका होता है, पर उस पर अभी नहीं जा रहे, जाना भी तो नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है, बस एक्सपेरिमेंटली आप याद रखो, निकालने का तरीका है उसका भी। ठीक है, पर निकाल नहीं रहे। तो बी इजिकल टू म्यू नोट NI आपके पास मिड पॉइंट पर होता है एक्चुअली में, ये आपका एंड पॉइंट पर होता है सोलेनोइड के। इसको कुछ ऐसा भी याद रख सकते हैं, मिड पॉइंट पर आपका डबल होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने वायर में भी किया था, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के जब यहाँ पे सेंटर पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, ये डबल आया था आपका एंड के कंपेरिजन में। जो एंड पॉइंट है यहाँ पर जो होता है उससे डबल मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके सेंटर पर साइन φ1 φ2 को 90 रखो और एक में 90 0 रखो, तो आपके पास आंसर एक तरफ डबल आता था, है ना। वो करवाया भी था मैंने, तो देख लेना उसको।
म्यू नोट एन आई आंसर आ गया, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कई बार आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा, सपोज करो आपको सिर्फ ये दे देगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये कैपिटल एन के बराबर है, तो उस टाइम पे फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान देना। आपके पास स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कि यूनिट लेंथ में आपके पास एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन लेंथ में टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, एल लेंथ, तो एल लेंथ में कितना होगा नंबर ऑफ टर्न्स, एन इंटू एल, उसी को इन्होंने बोला है एन। ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जो यहाँ पर आपका एन आ रहा है उसको आप कैपिटल एन बाई एल भी लिख सकते हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नोट एन आई आया था, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू नोट कैपिटल एन आई बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दोनों ही फॉर्मूले ठीक है। यहाँ पर एन आपका यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है, ये आपके पास टोटल, यहाँ पे जो एन है ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो दोनों ही फॉर्मूले ठीक है, कोई सा भी यूज हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था आपके पास सोलेनॉइड। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, टोरॉइड पे। ठीक है, नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका टोरॉइड। एक टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यूजिंग एम्पियर्स लॉ, ये आपके नेक्स्ट एप्लीकेशन है। ओके, टोरॉइड के इसको बोलते हैं, ये एक तरीके का सोलेनॉइड ही है पर इसको एंडलेस सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, टोरॉइड क्या है, एंडलेस सोलेनॉइड। एक्चुअली में जो सोलेनॉइड आपने ऐसा पढ़ा था कि एक पाइप, एक रोड है, मेटल की रोड है जिसके ऊपर आपने वायर्स लपेट रखे, इंसुलेटेड वायर्स, वो रोड आपके पास ऐसी सीधी होती थी, उसको सोलेनॉइड बोलते थे। अगर मैं इसके एंड्स को मिला दूं, ऐसा सर्कुलर फॉर्म इसको बना दूं, एक्चुअली में ये हेलिक्स की फॉर्म होती है, जैसे स्प्रिंग होता है वैसा, पर फिर भी मैं अगर इनको मिला के एक सर्कुलर सोलेनॉइड बना दूं, इसके दोनों एंड्स को मिला दूं ऐसा, तो इस सर्कुलर सोलेनॉइड को ही टोरॉइड बोलते हैं। पर एक्चुअली में ये सर्कुलर नहीं होता है, थोड़ा सा हेलिक्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो दिखाने के लिए आपका एक सर्कुलर सोलेनॉइड को या हेलिकल सोलेनॉइड को ही टोरॉइड बोला जाता है। तो आपके पास इस तरीके से इसको सर्कल की फॉर्म दे दी उस पाइप को। ठीक है, इस तरीके से, तो इस पे वायर, कहीं से एक वायर आया होगा और फिर वो वायर को ऐसा लपेट रखा होगा इस तरीके से, है ना। ये देखे भी होंगे आपने कहीं रेडियो वीडियो में लगे हुए, अगर आपने कभी खोलना है। ठीक है, इस तरीके से वायर आया होगा और फिर यहाँ वापस चला होगा। ठीक है, एक तरफ से करंट एंटर करा होगा तो यहाँ से घूम के इस तरीके से करंट होगा आपके पास, और फिर एक तरफ से करंट आपके पास वापस चला गया होगा। तो ये आपके पास कुछ टोरॉइड होता है और फिर आपके पास करंट ऐसा, ठीक है, चेंज होती जाएगी डायरेक्शन। तो इस तरीके से करंट आपका एंट्री करता गया, करंट की डायरेक्शन से हमें सेम बनानी है। ठीक है, और फिर यहाँ से घूम के पिछली साइड से यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, तो आई करंट एंटर करा, आई करंट वापस चला गया, इतना काम हुआ है हमारे पास, इसको बोलते हैं टोरॉइड। ठीक है, तो आपसे बोला गया कि यहाँ पर आपको इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ध्यान देना, एक टोरॉइड में भी एक्सटर्नल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 आएगा, पर वो सर्कुलर मान के हमने इसको किया है, तब अभी हम सर्कुलर मान के क्वेश्चन कर रहे हैं, पर एक्चुअली में ये हेलिकल शेप का होता है और इसके बाहर थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो 0 नहीं होता। ठीक है, फिलहाल ये सर्कुलर है तो अभी हमारा आंसर 0 आएगा। तो सोल्व करते हैं। आपको टोरॉइड में एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो आपको यहाँ पर लोकेशन नहीं बताई है, किस लोकेशन में निकालना है, तो हम यहाँ पे 3 लोकेशन चलते हैं, एक आउटसाइड पॉइंट, एक आपका यहाँ पर कहीं पर बीच में, और एक कहीं पे यहाँ पे मिड अंदर वाले पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा, ये जो ये रोड होती है आपके पास अभी भी होलो ही है और कंडक्टिंग रोड ही है, मतलब किसी मेटल की रोड ही है, और उस पर इंसुलेटेड वायर से लपेट रखे। तो आपके पास 3 पॉइंट है, एक आउटसाइड पॉइंट, एक इन दो हिस्सों के बीच में, सोलेनॉइड में जैसे इसके बीच में था, और एक बिल्कुल यहाँ पर खाली जगह है ये भी। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं अंदर निकालने के लिए आप एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है आपके पास कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट थ्रेडिंग इट, ये एम्पियर्स लॉ बोलता है। ठीक है, एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए आपको एक क्लोज लूप चाहिए। तो जब आप यहाँ पे निकाल लें तो एक क्लोज लूप चाहिए, तो मैंने ये इसका एक क्लोज लूप मान लिया, इस लूप को मैं एम्पीरियन लूप बोल रहा हूँ। सपोज करो इस लूप की रेडियस है आपके पास R1 के बराबर, तो मैं अगर इस लूप 1 में लगा रहा हूँ, लूप 1 में
एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप जब बी डॉट डी एल करेंगे, आप जब बी डॉट डी एल करके म्यू नोट्स टाइम टोटल करंट लिखेंगे तो करंट तो जा ही नहीं रहा इस लूप से कुछ भी, यहाँ से तो कोई करंट है ही नहीं ना भाई, सारा करंट यहीं पे लपेट के भेज रखा है, अंदर कोई करंट नहीं है, खाली जगह है। तो अगर अंदर कोई जगह नहीं, करंट ही नहीं है इसके अंदर, तो करंट को जीरो रखो, करंट को जीरो रखो तो राइट साइड जीरो आई। किसी इंटीग्रेशन की राइट साइड जीरो होने का मतलब है इंटीग्रैंड जीरो होगा, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो जीरो होगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस लूप 1 में आपके पास जीरो आया, इनसाइड आपके पास जीरो आया, अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर मैं लूप 3 की बात करता हूँ तो लूप 3 आपका आउटसाइड पॉइंट है, आपको एक क्लोज लूप मानना पड़ेगा, ठीक है, आपने एक क्लोज लूप मानना, क्लोज लूप मानना तो उसकी कुछ रेडियस होगी, उस रेडियस को मैंने मान लिया R3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लगाएंगे बी डॉट डी एल, आपने लगाया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट्स टाइम टोटल करंट थ्रेडिंग इट, तो आप चेक करेंगे कि आई करंट एंटर कर रहा है इस लूप में, आई करंट बाहर जा रहा है, थर्ड वाले में आई करंट एंटर किया, आई करंट बाहर जा रहा है। तो आपको पता है एंट्रिंग करंट को पॉजिटिव लेंगे तो बाहर दूसरे साइड वाले करंट को नेगेटिव लेंगे, ये आपको एम्पियर्स लॉ में बता रखा था। आपको ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन भी दिखाते हैं लूप की, कोई भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो करंट इसकी डायरेक्शन में जो करंट एंटर किया होगा वो पॉजिटिव होगा, तो दूसरी साइड वाला नेगेटिव रहेगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट साइड इसकी भी जीरो होगी, तो इसका भी मतलब इसमें भी थर्ड आउटसाइड पॉइंट पर भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा आया, जीरो। ध्यान देना कि ये आउटसाइड पॉइंट पर जीरो सिर्फ सर्कुलर सोलेनोइड बना तब होता है, अगर ये हेलिकल फॉर्म का होता है तब थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड बाहर बचता है, ठीक है। ऑलराइट, लास्ट बात करते हैं लूप सेकंड में। लूप सेकंड जो कि बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा कि इसके बीच वाला केस था, यहाँ कहीं पे निकाल रहे हैं, तो हमने यहाँ से जाता हुआ एक क्लोज लूप ये मान लिया, ठीक है, एक क्लोज लूप यहाँ से जाता मान लिया, इसकी रेडियस हमने मान ली R2 के बराबर। ऑलराइट, हर एक में आई करंट जा रहा था इसके अकॉर्डिंग, तो ये लूप आपने मान लिया। तो फिर से यहाँ पे जब आप लगाएंगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट्स टाइम टोटल करंट थ्रेडिंग, मेरे को नहीं पता इसमें कितना करंट जा रहा है, क्योंकि टोटल में आई करंट जा रहा है, हर एक में आई करंट जा रहा है, तो मान लिया इसमें कोई आई डैश करंट आपके पास जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इस लूप की बी डॉट डी एल की, तो लूप को ट्रैवर्स करने की कोई डायरेक्शन होती है, तो इस लूप को कैसा भी ट्रैवर्स कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लूप को सपोज करो इस तरीके से, जैसे भी ट्रैवर्स करो, एक बार लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना लेते हैं। देखिए लूप ऐसा है, इस तरीके से सर्कुलर लूप है, वायर ऐसे लपेट रखे हैं, तो करंट की डायरेक्शन कैसे लगाते हैं, करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को करते हैं, थंब मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो यहाँ पे करंट ऐसा जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये सब में दिखा रखा है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर करी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। मैंने लूप भी ऐसा ही मान रखा है, तो लूप को ट्रैवर्स करने की डायरेक्शन बनाती होती है, तो लूप की ट्रैवर्स करने की डायरेक्शन मैंने ऐसे ही बना दी। तो जिस तरफ लूप ट्रैवर्स होता है डीएल भी उसी डायरेक्शन में होता है, यहाँ डीएल बनाऊँ तो ऐसा, यहाँ डीएल बनाऊँ तो ऐसा, यहाँ डीएल बनाऊँ तो इस तरीके से। तो बी और डीएल दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल जो बनेगा वो आपके पास कितना बनने वाला है, 0 डिग्री, कोस 0 बनेगा, कोस 0 आपके पास क्या होता है, 1। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और क्योंकि जैसा पिछली बार सोलेनोइड के अंदर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम था मिड पॉइंट पर, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट चीज़ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है, ये आपके पास अल्टीमेटली ये बना, पिछली बार वाला जैसा आ रहा है बी, ये डी एल सोल्व होके आएगा क्या, ये सर्कुलर लूप है, रेडियस R2 का, इस पे डीएल यहाँ बनना हुआ है, तो डीएल सोल्व करते जाएंगे तो ये टोटल सर्कल की लेंथ आ जाएगी। सर्कल की लेंथ होती है उसका सर्कमफ्रेंस, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 2 पाई इंटू इसकी रेडियस आपने मान रखी है R2 के बराबर। ऑलराइट, ये बचा आपके पास म्यू नॉट आई डैश। अब आपके पास काम बच गया सिर्फ आई डैश निकालना कि करंट कितना है। फिर से हम मान लेते हैं n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो लास्ट बारी की तरह फिर से चलेगा कि यूनिट लेंथ में आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल लेंथ है कितनी हमारे पास, 2 पाई R2। कितना सर्कल है आपके पास, इस सर्कल में देखना ना, जो एम्पीरियल लूप मानना है, ये आपने एक एम्पीरियल लूप मानना होगा,
एम्पीरियल लूप तो पूरा का पूरा 2πr2 है ना, इसकी लेंथ जो है 2πr2 है, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आई होगी, n गुणा में 2πr2। अब हर टर्न में आई करंट जा रहा है, तो इतनी टर्न्स में कितना करंट जाएगा, आई डैश इजिकल टू, इसको आई से गुणा कर देंगे, 2πr2 गुणा में आई, ये करंट इसके अंदर जा रहा होगा। हर टर्न में आई करंट जा रहा है, तो टोटल टर्न हमारे पास इतनी है, उसमें कितना करंट जाएगा उसको आई से गुणा कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ गई आई डैश की वैल्यू। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ जो इनसाइड पॉइंट पे निकाला है, और ये इसमें हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखते हैं आपके पास आई डैश की, तो आपके पास आया b इंटू में 2πr2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम आई डैश की वैल्यू रखते हैं जो कि आपके पास है n इंटू आई इंटू में 2πr2, 2πr2 से 2πr2 कैंसिल, तो b का आंसर वही आया जो सोलेनोइड की वजह से आया था। तो टोरॉइड और सोलेनोइड का आंसर सेम ही है मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास, बस इसमें क्या होता है कि आपका ये कम जगह में आ जाता है, लूप को इतना बड़ा बनाने की वजह से सोलेनोइड को उसको सर्कुलर फॉर्म में कर देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ही सेम है। तो दिस वाज ऑल, ये आपके पास एम्पियर्स लॉ की सारी एप्लीकेशंस हो गई हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में जाएंगे। मूविंग चार्जेस किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करते हैं उन सबको स्टडी करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।